पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। खाओ मां कसम। हमारा तीसरा मुद्दा, रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, मतलब प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को रिजर्वेशन। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। हम कहते हैं हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। अच्छा, दलितों की आबादी 15%, पिछड़ों की आबादी कम से कम 55%, आदिवासियों की आबादी 9%, माइनॉरिटीज 15%, सब जोड़ लो 90% बनता है। hey y'all, come look at this. 100 साल पहले महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, और 150 साल पहले सरदार पटेल जी इस धरती पे पैदा हुए थे। ठीक है। गांधी जी, सरदार पटेल जी, ये कांग्रेस पार्टी के फाउंडेशन है, कांग्रेस पार्टी की नींव है। ठीक है, समझ गया। भाषण का मेरा एक प्लान था, मगर अजय लल्लू जी ने कुछ कह दिया, तो अब मेरा प्लान डाइवर्ट हो गया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भगवान, आप मुझे बताओ, क्या? अदानी बनाता क्या है? तू क्या करेगा रे? अदानी पूरा का पूरा चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो अदानी पैसे बनाता है, याद आया। अंबानी पैसे बनाता है, और चाइना अपना माल हिंदुस्तान में बेचता है। ये फोन जो है, ये अदानी अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में। Does Adani sell phones in India? No, the Adani Group does not directly sell mobile phones under its own brand in India. While the Adani Group has a vast and diversified business portfolio that includes sectors like energy, logistics, infrastructure, food products, and even data centers and a super app, Adani One, it is not involved in manufacturing or selling consumer mobile phones. ये फोन जो है, ये अदानी अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। राहुल जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार पिछली बार गिरा दी, क्या उनके लिए अभी भी कांग्रेस के दरवाजे यथावत खुले रहेंगे या नहीं? गुड क्वेश्चन। ये सवाल आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश की लीडरशिप है उनसे पूछना चाहिए। मगर क्यों? मेरा ओपिनियन है, क्या? अगर वो लोग खरीदे गए हैं, पैसे से खरीदे गए हैं, तो उन पे कैसे कहा जाए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? यही नहीं, अभी और सुनिए। टाइम्स ऑफ इंडिया से सागर चौक से। हेलो सर, योर मगर ये छोटा क्यों था? ये सवाल छोटा कैसे था? क्या बोला तूने? मैं सोच रहा था ये छोटा कैसे है। हाँ, मतलब इसको आप और लंबे तरीके से पूछ सकते थे। कोई सेंस है इस बात की? आप स्कूल पढ़े हो ना हिंदुस्तान में? क्या बात कर रहे रे बाबा? स्कूल पढ़े ना? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आप मुझे बताओ, क्या?
आपने स्कूल में हिस्ट्री की तो किताब पढ़ी होगी। नहीं उसमें ओबीसी की हिस्ट्री कौन सी थी? तो उससे मेरा क्या फायदा? कहां थी? तू क्या करेगा रे? उसमें कहीं लिखा था ओबीसी की हिस्ट्री के बारे में? कुछ लिखा था? मैंने तो नहीं पढ़ा। आज जब मैं बात को समझ रहा हूं तो मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं, भैया जब मैं छोटा था तो इस देश के जो 55-60% लोग हैं उनकी हिस्ट्री की किताब में है ही क्यों नहीं? अभी पता चलेगा। तुम्हारे बचपन में देश के प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा गांधी थे। जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी के परनाना थे। इंदिरा गांधी राहुल गांधी की नानी थीं। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी अपने आप से सवाल पूछ रहा है। यह जानबूझ के मिटाया गया है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आरएसएस ने आप पर आक्रमण किया है। मैं कब हो गया ये? और ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। आपको याद होगा जब पाकिस्तान से आए आतंकवादी आमिर अजबल कसाब को पकड़ा गया तो उसके हाथ में एक लाल रंग का धागा यानी कलावा भी बंधा हुआ था और वो अपना नाम समीर चौधरी बता रहा था। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश थी और ये भी धर्म के आधार पर बनाई गई साजिश थी जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों को हिंदू पहचान के साथ हमले के लिए भेजा गया था। इस षड्यंत्र के मुताबिक ये एक सुसाइड अटैक था, यानी इसमें सभी 10 आतंकवादियों को मर जाना था। और अगर ऐसा हो जाता तो हिंदू आतंकवाद के प्रोपेगेंडा को दुनिया भी सच मान लेती, क्योंकि योजना ये थी कि सारे के सारे जो आतंकवादी थे इन्हें हिंदू नाम और हिंदू पासपोर्ट नामों के पासपोर्ट के साथ हिंदू पहचान के साथ यहां भेजा गया था। कसाब के हाथ पर जानबूझकर एक लाल धागा बांधा गया था जिससे लगे कि ये हिंदू है, और इन सबको क्योंकि मर जाना था ये किसी को ये भी नहीं बता पाते कि ये कहां से आए हैं, इसलिए साजिश ये थी कि इसे हिंदू टेरर का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन तुकाराम ओम्बले ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया और इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को फेल कर दिया और यह साबित हो गया कि कसाब के हाथ में बंधा हुआ कलावा एक छलावा है और समीर वास्तव में कसाब है। तुकाराम ओम्बले ने देश की राजनीति के एक बहुत बड़े झूठ को भी गलत साबित कर दिया। हमले के 2 वर्ष बाद मुंबई में ही 6 दिसंबर 2010 को एक किताब रिलीज की गई जिसका नाम था आरएसएस की साजिश 26/11। ये इस किताब का नाम है, जिसमें बताया गया था कि ये जो 26/11 का हमला था ये आरएसएस की साजिश थी, जिसे उर्दू के एक जाने माने पत्रकार अजीज बर्नी ने लिखा था। किताब को देश के सामने रखने आए थे कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। मंच पर उनके साथ मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट हैं और उस समय महाराष्ट्र सरकार के पूर्व के गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह भी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते थे, इसलिए आप कह सकते हैं कि इस किताब को कांग्रेस का भी आशीर्वाद प्राप्त था। डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार की नीतियों का यह सबसे बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ सरकार पाकिस्तान को हमले के डोजियर्स तक दिया करती थी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता भगवा आतंक के झूठे प्रचार में शामिल होते थे, जिसमें मुंबई हमले को आरएसएस की साजिश बताया जाता था। तू समझा? सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। अच्छा, अब काट के देखिए कभी। क्या बात कर रहे रे बाबा? काट के देखिए, निकलेगा क्या? खून निकलेगा, पंजाब दिखाई देगा उसमें। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।